नमस्कार, एकेडमी आज में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यानी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, उसमें हम लोगों ने कारण और स्वरूप को देख रखा था। तो आज चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए बिना समय गवाए राजा राममोहन राय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राजा राममोहन राय साहब का जन्म जो है 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक, राधानगर वेस्ट बंगाल में 1772 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु कब हो गया था आप देख लीजिए 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल यानी लंदन में हो गया था इनका मृत्यु। 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल में लंदन में इनका मृत्यु हो चुका था। और इनके पिता का नाम जो है राधाकांतो देव था। राधाकांतो देव नहीं, सॉरी मैं यहाँ करेक्ट कर लूँ इसे। इनके पिता का नाम जो है रामकांतो राय था। ठीक है, पिता का नाम रामकांतो राय था और माता का नाम तारिणी देवी। पिता इनके थे रामकांतो राय और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि यह आधुनिक भारत का पिता, नवप्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है। आप लोगों को यह जानकर बड़ा खुशी होगा या फिर ताज्जुब भी हो सकता है कि आधुनिक भारत का पिता जो है राजा राममोहन राय को किसने कहा था। तो आप लोग को पता होगा कि गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोखले साहब ने ही यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा था। हम लोग जानेंगे आज के लेक्चर में कि इन्हें आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा गया, नवप्रभात का तारा क्यों कहा गया, भारतीय पत्रकारिता के जनक किस प्रकार ये हुए, और साथ में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनका भारतीय सामाजिक सुधार में क्या रोल रहा है। सती प्रथा के बारे में तो हम लोग जान ही रहे कि 1829 में विलियम बेंटिंक जो है इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया था इंडिया से। लेकिन इनके अलावा भी में बहुत सारा इनका जो है सोसाइटी पे बहुत ही प्रभाव है, जो लंबे समय तक जो है हमारे भारत में रहा है इनका प्रभाव। ठीक, तो हम लोग आज इन लोगों को जानेंगे टॉपिक को। और इससे जो है कोई भी एग्जाम हो, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन रहने की संभावना पूरा रहता है। ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ये सभी चीज़ों का, तो इनसे भी क्लियर करेंगे। साथ में कोई भी स्टैंडर्ड बुक हम लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम या कोई भी चीज़, तो उसको पढ़ेंगे जब हम लोग जब रिविजन करेंगे, जब ये लेक्चर देखा हुआ रहेगा तो काफ़ी लाभकारी होगा। और कुछ ऐसे तथ्यों को भी आज जानेंगे, कुछ स्टोरी भी जानेंगे राजा राममोहन राय के बारे में, जो हम लोग किसी अन्य बुक में या सामान्यतः जो भी मार्केट में उपलब्ध बुक है उसमें वो चीज़ें नहीं है। तो चलिए देखते हैं। राजा राममोहन राय जो है पॉलीग्लॉट भी बोल सकते हैं इसको। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। मुझे कुछ ईमेल आए हुए थे जो इंग्लिश माध्यम में जो भी बच्चे हैं वो जो मेरा लेक्चर देखते हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश का यूज किया करो बीच बीच में ताकि हमें समझने में आसानी होगी। तो मैंने थोड़ा बहुत वर्ड लिखा, जैसे मोनोथिज्म लिखा है, आइडल वर्शिप अपोजिट किया था, ये सब चीज़ें मैंने मेंशन किया हुआ है। आपका सुझाव और आपकी मांग जो भी है वो आप मेल के थ्रू मेरे से कर सकते हैं। कमेंट में थोड़ा सा याद नहीं रहता है, कई बार कमेंट में नहीं देख पाता हूँ। तो चलो देखते हैं हम लोग राजा राममोहन राय के बारे में क्या क्या था, इनका थॉट क्या था। तो राजा राममोहन राय जो है आरंभिक समय में मतलब इनका मतभेद इवन अपने पिता और माँ से ही हो गया था। क्यों हुआ था वो भी आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन पे क्या क्या प्रभाव था। जब ये छोटे थे यानी बच्चे थे तो इनका बड़ा भाई का किसी कारणवश मृत्यु हो गया था। ठीक, जब मृत्यु हो चुका था इनके बड़े भाई का, तो ये जब छोटे थे तो इन्होंने देखा कि इसकी भाभी जो है तैयार होकर के नया परिधान पहन करके चिता में जो है सती हो गई। ठीक, तो इनको न बड़ा आघात लगा कि उनको मन में बैठ गया कि अगर ऐसा क्यों है, मतलब कितना बुरा है। अगर उनका भाई का किसी कारणवश देहांत तो हो गया तो उनकी भाभी को भी चिता पे में मतलब जलने के लिए फिर मरने के लिए बाध्य किया गया। तो ये उनको थोड़ा सा दिल में बैठ गया। तो दिल में बैठ गया तो वो थोड़ा सा तार्किक होते चले गए और आगे जो है अपना मार्ग खुद तैयार किया और भारत से सती प्रथा जैसी कृतियों को खत्म करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाया। ठीक, आगे देखते हैं कि इनके बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इनका विचार क्या था, मतलब इनका थॉट कैसे काम कर रहा था। क्योंकि एक और घटना मैं बताता हूँ, हुआ क्या था कि जब ये क्लर्क थे 1803 से 15 तक जो है ये एक क्लर्क थे। और ये किसके अंदर क्लर्क थे, मैं थोड़ा फैक्ट देख लो इसका। थॉमस वनड्रीफ जो है एक थे, थॉमस वनड्रीफ के अंदर ये एक क्लर्क का काम कर रहे थे कोलकाता में। ठीक, हुआ क्या कि एक दिन जो है वहाँ पे एक थे डीएम साहब, मतलब वहाँ पे थे मजिस्ट्रेट उस समय कहा जाता था। तो मजिस्ट्रेट का नाम क्या था, मैं एक मिनट में यहाँ नोट करके रखा हूँ।
मजिस्ट्रेट का नाम तो था फ्रेडरिक हैमिल्टन, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट का नाम था फ्रेडरिक हैमिल्टन। इनका ध्यान नहीं रहा, हैमिल्टन साहब की, और इनका ध्यान नहीं रहा, तो ये उनके सामने से गुजर गए या फिर इस तरह से बिना अभिवादन किए गुजर गए। तो फ्रेडरिक हैमिल्टन ने इनको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया। ह्यूमिलिएट मतलब काफ़ी प्रताड़ित किया, मेंटली काफ़ी बुला करके बदनाम बेइज्जती टाइप का कुछ किया, इनके साथ बुरा बर्ताव किया, ह्यूमिलिएट उसी को कहते हैं। तो इनको ना बड़ा ही आघात हुआ, ठीक, बड़ा ही आघात हुआ। और उस समय जो है गवर्नर जनरल बंगाल का था मिंटो, ये मार्लो मिंटो सुधार वाला नहीं, ये दूसरा मिंटो था, ठीक, मिंटो साहब थे। तो इन्होंने क्या किया, घर गए और आराम से इंग्लिश माध्यम में एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन लिखा, और उसमें जो है फ्रेडरिक हैमिल्टन जो है इनके खिलाफ उन्होंने दुर्व्यवहार का कंप्लेन किया, स्ट्रॉन्ग कंप्लेन किया। और यह पहला कंप्लेन था किसी ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ, वाइस मतलब गवर्नर जनरल को डायरेक्ट एप्लीकेशन लिख करके उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग करना कि उनको एक मतलब इस तरह से गलत बिहेव किया। तो ये एक घटना था, मतलब सोचिए वो जो है कि अपने मूल अपने सिद्धांतों के प्रति कितने वो थे। इवन जब उनके पिताजी का एक्सपायर हो गए थे, उनके पिता का देहांत हो गया था, तो वह जो है ना, ये जो है ना कर्मकांड वगैरह चीज़ों को नहीं मानते। तो जो प्राइस्ट यानी जो भी पंडित वगैरह जो भी जो श्राद्ध संपिंडन में जो भी चीज़ें करता है, उनको ये नहीं मानते थे, तो वो अपने पिता के कर्मकांड यानी श्राद्ध संपिंडन वगैरह में भी शामिल नहीं हुए थे। ये समझिए कितने मूल्यवादी थे, ठीक। राजा राममोहन राय साहब के बारे में इतना जान लिया। अब देखते हैं उनका विचार क्या था। हालांकि वो जो है ना उपनिषदीय चिंतन को मानते थे, उपनिषदीय चिंतन को मानते थे, इसीलिए जो है मूर्ति पूजा विरोधी थे, मतलब आइडल वर्शिप वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि उपनिषद में आइडल वर्शिप का कोई स्थान नहीं है। साथ में आत्मा अमर का अवधारणा है उपनिषद में। और ये जो है मोनोथिज्म यानी अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद मतलब होता है एकेश्वरवादी, एक ईश्वर की परिकल्पना, वो भी निर्गुण और निराकार हो, अद्वैतवादी उसे ही कहते हैं। हालांकि अद्वैतवाद, द्वैतवाद, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, कपिल दर्शन, जो भी चीज़ है कपिल मुनि द्वारा जो भी दिया गया था, मीमांसा, पूर्वी मीमांसा, ये सभी चीज़ें जो है हम एंशिएंट वाले टॉपिक में बहुत विस्तार से करेंगे। तो यहाँ अद्वैतवाद का मतलब मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है। अद्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर एक है और वह सृष्टि का निर्माता है, ठीक। अद्वैतवाद का मतलब होता है, एकेश्वरवाद भी कह सकते हैं इसको। एकेश्वरवाद, इनका मतलब होता है मोनोथिज्म का कि ईश्वर एक है, वह सृष्टि का निर्माता है और वह निर्गुण और निराकार, उनका कोई आकार नहीं, वो हर जगह विद्यमान है। मतलब हम लोग मूर्ति पूजा वगैरह नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मूर्ति पूजा वगैरह जो भी ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया आडंबर है। हालांकि वो एक मेरिट प्रिस्ट यानी ब्राह्मण जो है मीडियोकर का काम कर रहा है हमारे धर्म में, और उन्हीं के कारण जो है बहुत सारे धार्मिक कुरीतियां आ गया है, और वो भी अपने लाभों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बना रखा था। तो ये इनका विचार था, इसलिए बोले कि मूर्ति पूजा का कोई जरूरत नहीं है। साथ में कर्मकांड का विरोधी था, कोई भी धार्मिक कर्मकांड या सामाजिक स्तर पर जो भी कर्मकांड हो रहा था उनको भी वो नहीं मानते थे, ठीक। कट्टरता विरोधी, मतलब बैगोट्री, कट्टरता विरोधी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हम अपने धर्म पर गर्व कर रहे हैं, और साथ धर्म पे गर्व करना कट्टरता नहीं होता है। अपने धर्म को गर्व करना और अपने को दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर बनाना या समझना, और दूसरे का को हीन भावना से देखना, दूसरे धर्म का अनादर करना, वो होता है कट्टरता। इनका भी ये विरोधी थे। इन्होंने छठा पॉइंट में देखेंगे क्या बोला या क्या उनका थॉट था कि किसी पुस्तक की अभिव्यक्ति मोक्ष का साधन नहीं तथा वेद उपनिषदीय अध्ययन के लिए पंडित की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया। बोला कोई भी एक पुस्तक वगैरह पढ़ेंगे तो वही हमारा मोक्ष का साधन नहीं है। हम लोग जो है ईश्वर को मानते हैं, और ईश्वर को मानना और उसका पूजा करने के लिए ध्यान और आत्मा से जुड़ाव होना जरूरी है। बाकी कर्मकांड, मूर्ति पूजा या कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, अगर हम कोई बुक भी पढ़ते हैं, होली बुक यानी जो भी हम लोग धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं जिससे हम लोग धर्म के बारे में सीखते हैं, उसमें हमें कोई भी ब्राह्मण मीडियोकर का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इनका उस समय था, तो सोचिए समाज में हलचल पैदा कर दिया था। मतलब इवन उनके घर में इनका विरोध किया जा रहा था कि भाई ये तो धर्म भ्रष्ट इसका हो रहा है, ये जो है ना मतलब हमारे संस्कृति के लिए सही नहीं है। इवन इनके घर में इनके बारे में ऐसा होने लगा था, तो समाज में कितना दबाव होगा इन पे। फिर भी ये उस समय आरंभिक समय में जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के उत्थान के लिए वो इस तरह से मतलब इतने वो मतलब
आप सोच सकते हैं कि इतने क्या बोल सकते हैं, उदारवादी के साथ साथ बौद्धिक स्तर पर इतने डेवलप्ड थे। ठीक, तो इन्होंने बोला कि कोई भी अगर हम वेद उपनिषद पढ़ेंगे तो हम लोग खुद क्यों नहीं पढ़ेंगे, जो ब्राह्मण जो हमें समझाएगा उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी वो समझाएगा तो वो धर्म कर्मकांड करेगा जिससे गरीब आदमी इस चीज से दूर हो जाएगा, या फिर गलत तरीके से अपने हिसाब से वो चीजों का व्याख्या करके अपना लाभ ले सकता है। तो इन सभी चीजों के कारण जो है यह अस्वीकार कर रहा था। साथ में महिला अधिकार के बारे में भी बोल रहे थे कि सती प्रथा उनका नहीं होना चाहिए, उनको जो है पैतृक संपत्ति में जो है उनको अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा एवं समानता का बात होना चाहिए, और बहुपत्नी विवाह नहीं होना चाहिए, एक पत्नी प्रथा ही चले। और साथ में बहुत सारे महिला अधिकार के बारे में भी ये जान रहे थे। इवन पत्रकारिता के बारे में भी बोल रहे थे। इवन आप आगे भी देखेंगे हम लोग कि ये गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी होता था, ऐसे पॉलिसी गवर्नमेंट का जिससे कि जो है सामाजिक प्रताड़ना हो रहा है या फिर गलत चीजें हैं, तो उसका भी वो विरोध कर रहे थे। ठीक, और साथ में इनका बस नेशनल लेवल का नहीं था, इंटरनेशनल स्तर पर भी ये जागरूक थे और वो जानते थे। बहुत सारी घटनाओं पर उनकी निगाहें थी। इवन इटली वाले मैटर पर भी था। उसके बाद अब आयरलैंड में जो भी शोषण हो रहा था ब्रिटिश द्वारा, इवन लंदन में जब वो अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय का बात ले करके गए हुए थे, तो वहां जाते ही उन्होंने जो है उस समय कुछ घटना घटा था आयरलैंड में ब्रिटिश और शोषण वाला, तो उनका विरोध किया कि नहीं, आयरलैंड में जो आप ब्रिटिश कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसका पॉलिसी वहाँ गलत नहीं। मतलब वो कितने निडर और निर्भीक थे और अपने पॉइंट पे कितने क्रिस्टल क्लियर था उनका अपना थॉट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सब चीजें उनका था। साथ में ये भी था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करने का क्या कारण था? तो बहुत सारे जो उस समय के रूढ़िवादी लोग थे, जो इनके प्रगतिशील विचारों को समर्थन नहीं दे रहे थे, या फिर जो भी धार्मिक कट्टरता वाले लोग थे, वो बोल रहे थे कि ये इंग्लिश को जो है प्रमोट करके हमारा संस्कृति और हमारे संस्कृत भाषा के साथ साथ जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको तिरस्कार की भावना से देखता है, और साथ ही वह जो है अंग्रेज वाला सिस्टम को प्रमोट करना चाहता है। हालांकि ऐसा राजा राममोहन राय साहब के साथ नहीं था। वो इंग्लिश को सपोर्ट इसलिए करते थे ताकि इंग्लिश को अगर भारतीय लोग जानेंगे तो उस इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के कारण जो है वो यूरोपीय बहुत सारे धार्मिक या फिर बहुत सारे प्रगतिशील विचार वाले पुस्तकों को पढ़ सकेंगे। वो जो है मैकियावेली का थॉट को पढ़ सकेंगे। वो मैकियावेली क्या, उस समय जितने भी फिलोसफिकल चीज़ें हो रहा था उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, साइंस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी लैंग्वेज था संस्कृत या फिर बंगाली या फिर हिंदी जो भी चीज़ें था उसमें साइंस पुस्तक वगैरह नहीं था। अगर हम लोग इंग्लिश जानेंगे तो यूरोपीय साइंस वगैरह को भी सीखेंगे, और उस चीज़ को सीखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास होगा। जब हमारा बौद्धिक विकास होगा तो हम भारत को डेवलप करेंगे। ये इनका एक थॉट था। आज थोड़ा स्पीड आपको लग रहा होगा फास्ट है, क्योंकि कई बार एक स्टूडेंट का एक मेल भी आया हुआ था, सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है लेकिन आपका वीडियो 50 मिनट 60 मिनट का होता है, थोड़ा शॉर्ट करे, कंटेंट को भी कम करे और आप शॉर्ट करें, आप बहुत स्लो बोलते हैं। तो उनको चलो ठीक है आज फास्ट ही रखते हैं थोड़ा, बाकी कंसेप्ट के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो उनका मानना था कि इंग्लिश को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि इंग्लिश अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग जो है वहाँ के फिलोसफिकल बुक्स को पढ़ पाएंगे, अच्छे अच्छे थॉट को डेवलप कर पाएंगे, जो भी वहाँ पे में जो भी साइंस और डेवलपमेंट है बुक्स है हम लोग वो पढ़ पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे भी संवाद कौमुदी वाला जो भी है, संवाद कौमुदी बांग्ला में साप्ताहिक पत्र लाया था। इनमें इन्होंने जो है एजुकेशन को प्रमोट किया, तो साथ ही साइंस का लेख को भी प्रमोट कर रहा था। इवन उनमें में इको के बारे में बताया, मैग्नेटिक थियरीज के बारे में बता रहे, तो वो लेख के माध्यम से भारत में साइंस के प्रसार को प्रमोट कर रहे थे। ठीक, इवन ऐसा नहीं था बस इंग्लिश को ही, वो क्षेत्रीय भाषा को भी उतना ही समर्थन दे रहे थे। इवन बंगाला में लिखा, इवन जो वेदांत कॉलेज वगैरह स्थापित करते हैं 1925 वगैरह में, तो उनमें उन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी प्रमोट किया था। ठीक, तो हम लोग देखे इनका विचार क्या था। मतलब एक चीज और हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि ये पश्चिमीकरण के पक्षधर में थे या फिर अंधा पश्चिमीकरण के पक्षधर में थे। ये क्या थे, प्रगतिशीलता के पक्षधर में थे। वो चाह रहे थे जो भी पश्चिम में यानी यूरोप में अच्छी चीजें हैं,
प्रगति वाले तत्व है उसको हम लोग क्यों नहीं समाहित कर ले, हम लोग उसको समाहित कर ले और अपने बौद्धिक और अपने ज़रूरतों के हिसाब से उनमें से अच्छे तत्वों को अपने समाज में शामिल करें या अपने हैबिट में लाए, जिससे हमारा अपलिफ्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो। ऐसा था, ऐसा नहीं था कि अंधानुक्रम आंख बंद कर ले बिना थॉट समझे हुए कुछ भी हर चीज़ को फॉलो किए जा रहे, तो वो भी ऐसा नहीं था इनका। कई मुद्दों पर ये जो है ईसा मसीह को काफ़ी सपोर्ट करते थे, तो फिर वही चर्च सिस्टम को भी लताड़ते थे कि उसमें जो भी कर्मकांड है उसको खत्म करो। ईसा मसीह को मानवता का प्रतीक मान रहे थे, तो एक तरफ चर्च के रूढ़िवादिता का विरोध भी कर रहे थे। मतलब हर धर्म के प्रगतिशील तत्वों को वो शामिल करना चाह रहे थे और हर सर्वधर्म समभाव के भाव से ये चल रहे थे। सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है सभी धर्मों का समान आदर करना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं आज के टर्म में सांप्रदायिकता को कम प्रमोट करना। इस टाइप का था इनका था कि हर धर्म में रहे, छुआछूत का भाव हटे, जो भी समाज में कुरीतियां हैं वो खत्म हो। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इनका घटनाक्रम क्या क्या हुआ था। हम लोगों ने विचार देख लिया, कुछ फैक्ट्स देख लिया। आधुनिक भारत का पिता किसने बोला था, आप बोलो। ये बोला था गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। ठीक, अब घटनाक्रम देखते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा क्यों ना पुस्तक ले ले, उन्होंने क्या क्या लेख लिखा या फिर किन किन पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया, किस किस लैंग्वेज में किया, हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आत्मीय सभा क्या था, तो हिंदू कॉलेज क्यों किया, वेदांत कॉलेज क्यों किया, धर्म सभा कैसे बना, धर्म सभा बना तो धर्म सभा आखिर कैसे टूटा, धर्म सभा नहीं, ब्रह्म समाज कैसे बना, ब्रह्म समाज को अपोज जो है राधाकांत देव किस आधार पर किया और 1930 में धर्म सभा का स्थापना किया। फिर जो है जब इनका देहांत तो हो जाता है राजा राममोहन राय का, तो आगे जो है ब्रह्म समाज कैसे चलता है, देवेंद्रनाथ टैगोर चलाते हैं। तो साथ में आगे ये भी देखेंगे कि ये सब चंद्र सेन का एंट्री होता है, तो साथ में बाद में कुछ विवाद होता है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच। तो 1866 में पहला टूट भी हो जाता है, आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है। फिर उसके बाद फिर केशव चंद्र सेन में कुछ घटनाओं के कारण जो फिर ब्रह्म समाज टूटता है। और साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे आज हेनरी विवियन डिरोजियो जो यंग बंगाल आंदोलन के जनक थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। आज हमारा इतना ही काम है और उसको कोशिश करें जल्दी जल्दी निपटाए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं घटनाक्रम। पहला क्या था, इन्होंने 1804 में क्या किया, बहुत सारे लैंग्वेज पॉलीग्लॉट थे, बहुत सारे लैंग्वेज इनको आता ही था। इन्होंने क्या किया, तूफत उल मुहिद्दीन नामक एक फारसी में एक किताब लिखा, तूफत उल मुहिद्दीन। इसका मतलब होता है एक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, एक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट यानी अद्वैतवाद का उपहार नामक पुस्तक लिखा, फारसी में लिखा। और इसका इंट्रोडक्शन अरबी भाषा में लिखा। सोचिए, इनको अरबी आ रहा है, फारसी आ रहा है, हिंदी आ रहा है, संस्कृत आ रहा है, बंगला आ रहा है, आप फ्रेंच भी आता था इनको, और साथ में इंग्लिश आ रहा है। तो ये जो है तूफत उल मुहिद्दीन यानी ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, इन्होंने फारसी में लिखा 1804 में, और इनका जो इंट्रोडक्शन जो है अरबी भाषा में लिखा। एक दिवसीय परीक्षा में यह काफ़ी उपयोगी फैक्ट है। ठीक, आगे हम लोग इसको देखेंगे पॉइंट। तो आगे क्या है कि इन्होंने जो है ना ब्रह्मसूत्र का बंगाली में अनुवाद किया वेदांत सूत्र के नाम से। 1815 में क्या किया था, ब्रह्मसूत्र का बंगाली में अनुवाद किया वेदांत सूत्र के नाम पे, वेदांत सूत्र के नाम पर ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद किया था। और 1815 में एक और घटना घटा था, आत्मीय सभा हुआ था। वो हम लोग इसको रब कर लेंगे तो बताएंगे आत्मीय सभा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कि आत्मीय सभा ही क्यों नहीं रहा, ब्रह्म समाज क्यों बना, ये सभी देखेंगे। आगे 1816 में क्या हुआ था, ईशोपनिषद का बंगला, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ईशोपनिषद नामक पुस्तक था और इसका जो है इन्होंने बंगला भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किया था 1816 में। 1820 में क्या क्या था, प्रिसिप्टस ऑफ जीसस बुक भी लिखा था 1820 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। प्रिसिप्टस ऑफ जीसस नामक बुक लिखा था 1820 में। 1821 में क्या हुआ कि बांग्ला में संवाद कौमुदी लिखा था, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो है किसने लिखा था, तो हम लोग आंख बंद करके बोल देंगे राजा रहमान साहब ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था ये भी बोल देंगे, बांग्ला भाषा में लिखा था। ठीक, और साप्ताहिक था या दैनिक था, साप्ताहिक था। इसमें कौन कौन से टॉपिक उठाया गया, सती प्रथा वाला मैटर जो है इन्होंने यही उठाया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। साथ में एजुकेशन को प्रमोट किया, एजुकेशनल लेख लिखा कि कैसे सोसाइटी में एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट हो,
कैसे भारत का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के थ्रू कैसे डेवलप कर सकते हैं हम लोग, ये लिखा। एजुकेशन के थ्रू कैसे रूढ़िवादी तत्वों को तोड़ सकते, तो साथ में एजुकेशन में क्या क्या चीज़ों का समावेशन होना चाहिए, इन्होंने इस पर भी बात किया। तो साथ में क्या साइंस का लेख प्रकाशित किया, इसमें क्वांटम था, साथ में इको वगैरह, साउंड का इको, मैग्नेट कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों को अभी साप्ताहिक स्तर पर प्रसारित कर अपने लेख के माध्यम से, ताकि जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें साइंस के प्रति जागरूकता जागे। ठीक, और साइंस जब भी जानेगा तो तर्कवाद का जनन होगा, साथ में समाज में खोजी प्रवृत्ति का भी जनन होगा। तो समाज में आप कह सकते हो इंडिया लेवल पर जो है रिसर्च वगैरह भी होता, और बौद्धिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारे चीज़ों का खंडन किया जा सकता था। इन्होंने साइंस को इसलिए प्रमोट किया 1821 में समाज कौमुदी में। ठीक, अब हम लोग देख लिए थे यहाँ तक। अब देखते हैं आगे 22 में क्या हुआ था। मियातुल अखबार, मेरा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने। मैं इसे रब करके हटाता हूँ। फिर क्या हुआ था 1822 में, क्या हुआ था मियातुल अखबार। 22 में क्या हुआ था, ये किस भाषा में था, पढ़ा होगा आपने, फारसी भाषा में था। मियातुल अखबार जो है इन्होंने फारसी भाषा में निकाला था, और इसमें क्या था कि जो, और ये जो है आत्मीय सभा जो 1815 में गठन किया गया था, उसके अंतर्गत ही मियातुल अखबार फारसी में निकाला गया था। इसमें इनका क्या काम था, क्या जो इसके थ्रू जो है ना सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का, और सोसाइटी यानी सामाजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी इसको चलाने की प्रक्रिया है, उसमें जो भी कमियां है उसको उजागर करना मियातुल अखबार का काम था। फारसी में लिखा गया था, साप्ताहिक था, और किन्होंने लाया था, राजा राममोहन राय साहब ने लाया था। ठीक, और इवन इसमें ना सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव का चर्चा हो रहा था, बल्कि ब्रिटिश का जो भी है, ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेटिव का जो है ना क्रिटिकली एनालिसिस यानी आलोचनात्मक टिप्पणियां भी इसके द्वारा किया जा रहा था। इसलिए इनको भारतीय पत्रकारिता जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पत्रकारिता को जन जन तक पहुंचाने का बहुत काम किया। इवन जब प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा था तो उन्होंने इनका विरोध भी किया था राजा राममोहन राय ने, कि आप प्रेस की स्वतंत्रता को ना कम करें, प्रेस जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है, पत्र पत्रिका, उनके थ्रू जो है ना आदमी को जाने दीजिए, अभिव्यक्त करे, दूसरे को ज्ञान का प्रसार होगा, समाज का उन्नयन होगा। तो ये तो बेसिक चीज है। राजा राममोहन राय का यह मानना था कि ये एक बेसिक चीज है, इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि समाज में बातों को पहुंचाया जा सके, अच्छे अच्छे बातों का, और गलत चीजों को खत्म किया जा सके पत्र पत्रिका के माध्यम से। ये था। इसमें क्या कहते थे, सोशल और इविल आयरलैंड का इस मैटर था, कुछ भी मैटर था, इनके थ्रू जो है ब्रिटिश का भी आलोचना कर रहे थे। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि जो है पश्चिमीकरण का अंधानुकरण कर रहे थे। नहीं, जहां गलत था, अगर ब्रिटिश गलत है तो एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, उसका ये विरोध भी कर रहे थे। ठीक, ये था। अब देखेंगे क्या था कि जो इसके बाद पता है क्या हुआ था, रोचक घटना 1822 के बाद क्या हो गया था, क्या जो इनको ना इनके घर वाले और रिलेटिव्स जो थे, जो है हैट्रिक केस, मतलब एक केस कर दिया है, कोर्ट में केस चला गया और कोशिश करके इनको विधर्मी यानी हैट्रिक साबित कर दे। ठीक है, हैट्रिक और विधर्मी अगर साबित कर देता तो आपने 1857 के क्रांति के कारणों में मैंने बता रखा था, फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री का जो मैं लिया था, और उसमें मैंने बता रखा था कि एक नियम आ चुका था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि जो भी हिंदू कन्वर्ट होता है, हिंदू से ईसाई या अपने धर्मों को छोड़ता है, विधर्मी होता है, तो उसको जो है ना फिर भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। ठीक, ये था ना, अधिकार होगा। यही तो 1856 में किया था, जबकि पहले से क्या कानून था, 1856 से पहले क्या कानून था, क्या जो भी पैतृक संपत्ति है, अगर कोई बंदा, कोई हिंदू जो है अपने धर्मों से पथभ्रष्ट होता है यानी विधर्मी होकर दूसरे धर्मों को प्रमोट या प्रोपगेट करता है या उसका एजेंडा फैलाता है, तो वह विधर्मी साबित हो जाने पर जो है उसको उसके पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। 1856 तक यही नियम चल रहा था, और राजा राममोहन राय 1837 में एक्सपायर किए थे, यानी उस इनके समय में वही था। तो इनके रिलेटिव्स वगैरह को लगा कि क्यों ना इसको विधर्मी साबित कर दे, क्योंकि यह जो है मूर्ति का विरोधी था, अद्वैतवाद, एक ईश्वर को माना था, हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, साथ में कर्मकांड विरोधी था, कट्टरता विरोधी था, पुस्तक वगैरह
को नहीं मान रहा था, बस उपनिषद को मान रहा था, तो साथ में पंडित वगैरह के कर्मकांड को नहीं मान रहा था, इवन अपने पिता के फ्यूनरल में नहीं गए थे ये, ठीक, ये था। तो जब ये केस हो गया तो इवन इनकी माँ जो है, माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ का ममता होता है बच्चों से, लेकिन इनकी माँ भी इनसे चिढ़े हुए रहते थे और वो बोल रहे थे कि ठीक है ये विधर्मी हो चुका है। हालांकि अपना केस इन्होंने खुद लड़ा था, माँ इनके अगेंस्ट में थी कोर्ट में, उनके रिलेटिव्स वगैरह, फिर भी ये जो है ना 2 साल तक कोर्ट में केस लड़ा और इन्होंने जीत गया। जब इन्होंने जीता तो इनका जो है, जो भी उदारवादी था, जो भी परिवर्तनवादी यानी परिवर्तन को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें इनका जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, माहौल बन गया और इनका बहुत प्रशंसा हुआ और इनका जो है बहुत ही, क्या कह सकते हो आप, एक तरह से काफ़ी अच्छा इमेज बना और पॉपुलैरिटी बढ़ा। तो इसी यही पॉपुलैरिटी जो है आत्मीय सभा का अपग्रेडेड वर्जन ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा में के रूप में सामने आता है। 1828 में हम लोग देखेंगे कि किन्होंने इनको बोला था, 2 बंदर था जो इनको बोला था कि आप जो है ब्रह्म समाज को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं 1815 में क्या हुआ था। 1815 में हुआ था आत्मीय सभा। 1817 में क्या हुआ था, हिंदू कॉलेज, और किनके सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज। एक बात हम लोग यहाँ समझना जरूरी है कि जो आत्मीय सभा में क्या हो रहा था कि वीकली जो है ना एक ग्रुप बना दिया, जो भी इन सभी पॉइंट्स पे बात था, रूढ़िवादिता को नहीं मानना, मूर्ति पूजा विरोधी जो भी चीज़ करना, तो इन सभी पे चर्चा जो है इनके घर में होता था। वीक में एक दिन आत्मीय सभा के माध्यम से कुछ लोग थे सुधारवादी और वो आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे, यही था आत्मीय सभा। मैं तो अखबार भी इन्होंने निकाला था, आत्मीय सभा तो निकला था। 1817 में क्या हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए और भारत में इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया था, हिंदू कॉलेज का गठन किया था। गठन में सहयोग किया था, गठन में नहीं किया था, डेविड हेयर के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, ठीक। यही आगे चल करके जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज बनता है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि क्या हुआ था, आखिर इन्होंने क्यों नहीं गठन किया था, क्योंकि बहुत सारे हिंदू इनसे उखड़े उखड़े थे और सभी ने बोला था कि अगर ये बंदा यानी राजा राममोहन राय साहब अगर डायरेक्ट हिंदू कॉलेज में से इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पढ़ाते पढ़ाते हैं, तो हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, ये उनका धर्म भ्रष्ट कर देंगे, ये तो धर्म को मानते ही नहीं है, ईश्वर निर्गुण निराकार बोल रहे हैं, इतने साल से हम लोग मंदिर पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, इनको ये तो मानता ही नहीं है। महिलाओं के बारे में बोलता है पैतृक संपत्ति का में अधिकार दो, जबकि महिलाओं को तो घूंघट में बंद कराना चाहिए, बोलता सती प्रथा नहीं होना चाहिए, जबकि सती प्रथा सदियों से चला आ रहा है। तो इन कारण से बहुत सारे रूढ़िवादी हिंदू बोल रखे थे कि आप अगर हिंदू कॉलेज से जुड़े रहेंगे, फिर उनमें प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनेंगे, तो फिर हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। इसलिए डेविड हेयर साहब को आगे किया और ये अपना पीछे रहे, डायरेक्ट नहीं है। यही हिंदू कॉलेज से हेनरी विवियन डिरोजी यानी यंग बंगाल आंदोलन वाले, इसी हिंदू कॉलेज में वो इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। ये हुआ था हिंदू कॉलेज वाला डेविड हेयर। अब जो है देखते हैं क्या हुआ था, फिर इन्होंने क्या किया था, एक और घटना था 1825 में वेदांत कॉलेज की, ये दोनों जो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रहे, ये दोनों जो है कलकत्ता में हुआ था, ठीक। ये हम लोगों ने देख लिया मियातुल अखबार वगैरह क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ। अब जो है और क्या देखे इसमें, वेदांत कॉलेज की या हिंदू कॉलेज वही क्या था, इंग्लिश में लैंग्वेज प्रमोट हो, ये सब चीज़ हो। इन्होंने क्या किया था, एक और घटना हुआ था 1826 में क्या हुआ था, एक ज्यूरी एक्ट आया था, ज्यूरी एक्ट आया था। इसका 1825 में ज्यूरी एक्ट आया था और 26 से कार्य शुरू कर दिया था। ज्यूरी एक्ट में क्या था कि कोई भी ब्रिटिश या फिर भारतीय ईसाई जो है हिंदू और मुस्लिम का केस जो है कोर्ट में जजमेंट दे सकता है, जज की भूमिका निभा सकता है, जबकि कोई भी हिंदू और मुस्लिम जो है ना तो ब्रिटिश के केस का जजमेंट लेगा और ना ही भारतीय हिंदू जो कन्वर्ट हुए हैं, भारतीय हिंदू जो बाद में ईसाई बन गए, उनका लेगा। यानी भारतीय ईसाई और ब्रिटिश का जो है वो केस नहीं लेगा भारतीय
और हिंदू और मुस्लिम। तो ये जो है ज्यूरी एक्ट हुआ, इसका विरोध किया कि बोले ये तो तर्कसंगत ही नहीं है। जब न्याय की समानता का आप बात करते हैं, आप बोलते हैं कि सभी हम जो है ना कास्ट रेस वगैरह पे विश्वास नहीं करते, आप जो है रक्त ये जो है ना आप जो है जब इन सभी चीज़ों पर प्रगतिशील बात कर रहे हैं तो फिर ये तो विरोध का बात हुआ, ये तो बिल्कुल आपके बात से अलग है। तो उन्होंने अंग्रेज को लेटर लिखा और इनका विरोध भी किया था 1826 से। भाई ये कर लो बर्दाश्त यार। तो ये था चीजें, ठीक। क्या क्या देखे हम लोगों ने 1822 में तो अखबार फारसी में क्या क्या था, इन्होंने क्रिटिसाइज किया पॉलिसी वगैरह का, और बाकी सोसाइटी में जो भी गलत चीज़ें हो रहा था, इविल था, कर्मकांडी चीज़ था या फिर जो भी गलत चीज़ें था, उसको विरोध करा था मेरे अखबार के थ्रू से, ठीक। 1815 में आत्मीय सभा किया, 1817 में हिंदू कॉलेज के डेविड शेयर के सहयोग से, ठीक। 1825 में वेदांत कॉलेज और 26 में ज्यूरी एक्ट का विरोध किया। अब देखेंगे 28 में ब्रह्म समाज का गठन किया था इन्होंने। यहाँ से बात आता है 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया। और जब इन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया तो इन्हीं के विरोध में, ये सती प्रथा वाले मैटर को उठाया था इन्हीं के विरोध में। और सती प्रथा का जो भी कानून बना था, सती प्रथा वाला कब बना था देखो, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट 1829 जो है ना, भाग जो है 17 में आया था। कौन था? लॉर्ड बेंटिंग था, ठीक है। ब्रह्म समाज जो है, और इसी के विरोध में जो है राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा का गठन किया। राधाकांत देव साहब जो है शुरू से ही इनसे चलता था, क्योंकि ये जो है ना कर्मकांडी और रूढ़िवादी थे, ठीक है, और अपने धर्मों को जो है ना पकड़ कर रखना चाहते थे जो भी पहले चला आ रहा है, और ये थे समाज सुधारी और प्रगतिशील। राधाकांत देव साहब जो है हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, और इनका जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, हेनरी विवियन डिरोजियो को सस्पेंड कराने में इनका रोल बहुत अच्छा था। हालांकि इनके बातों को नहीं माना गया था, आगे देखेंगे हम लोग। ब्रह्म समाज का गठन था कि इन्होंने क्या, राजा राममोहन राय ने 1828 में किया था। इसमें क्या था, ब्रह्म समाज में क्या था, मूर्ति पूजा नहीं करना है तो साथ में एकेश्वरवाद, यानी एकेश्वरवाद को मानना है, ईश्वर निर्गुण और निराकार है, मीडिएटर मतलब हम लोग जो है ना प्राइस्ट को यानी नहीं मानेंगे, पंडितों का रोल को कट कर दो, साथ में जो है जो भी चीज़ हम लोग पढ़ा था वो सभी इनमें था। पहला विभाजन क्या हुआ था, जब 1833 में जब ये मर गए, एक्सपायर कर गए, तो इनके साथ क्या हुआ घटना, एक्सपायर जब ये कर गए राजा राममोहन राय साहब 1800 कब एक्सपायर की थी ये 1833 में, तो इनके साथ क्या हुआ घटना बताते हैं। तो उसके बाद जो है ब्रह्म समाज जो है, ठीक, ब्रह्म समाज जो है देवेंद्र टैगोर के पास चला गया। 1833 से जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक, इन्होंने जो है 1838-39 में तत्वबोधिनी पत्रिका सभा स्टार्ट किया था, ठीक। 1833 से देवेंद्र टैगोर थे ब्रह्म समाज में, 1838-39 में तत्वबोधिनी पत्रिका यानी सभा जो है इन्होंने स्टार्ट किया था देवेंद्र टैगोर ने, और ये रहे। उसके बाद जो है आते हैं केशव चंद्र सेन साहब, 1856-57 के आसपास जुड़ते हैं इन्होंने। केशव चंद्र सेन जो है बंगाल से जो है इनको बाहर निकाल कर, बंगाल तो था ही, मद्रास वगैरह में भी इन्होंने ब्रह्म समाज का शाखाएं खोलना चालू कर दिया। तो इन्होंने बंगाल से बाहर जो है अगर ब्रह्म समाज को ले जाने का श्रेय जो है हम लोग देंगे केशव चंद्र सेन को, ठीक। फिर क्या हुआ, ये तो ये हो गया था। उसके बाद फिर मतभेद होता है इन लोगों के बीच में। मतभेद जब होगा 1865 में मतभेद शुरू हो गया,
केशव चंद्र सेन और रवीन्द्रनाथ टैगोर में। उसके बाद 1866 में क्या होता है, दो में टूट जाता है, एक बन जाता है आदि ब्रह्म समाज, एक बन जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। एक मेल में बताता हूँ, एक मेल आया हुआ था, उसमें बोल रहे थे कि सर आप एडिटोरियल प्रवीण सर जैसा पढ़ाते हो। मैंने रिप्लाई दिया कि भाई ऐसा मत बोलो, प्रवीण सर तो काफ़ी अच्छे टीचर है और बहुत ही बड़े लेवल पे है, उन तक पहुँचना हर किसी का सपना होता है। हालांकि कुछ चीज़ें वो छोड़ देते हैं तो उसको मैं कवर कर लूँगा, गुरुजी है हमारे, तो उनके लेगेसी को हम आगे बढ़ाएंगे ज़रूर, आप लोगों का प्यार रहा तो। उन्होंने गलत पढ़ा दिया था एक जगह, आदि ब्रह्म समाज वगैरह दे दिया था, उनसे उनको जोड़ दिया था केशव चंद्र सेन को, जबकि आदि ब्रह्म समाज जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर साहब थे। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज जो है 1800 ब्रेक होता है, वैचारिक मतभेद होता है, तो आदि ब्रह्म समाज बन जाता है रवीन्द्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है बहुत ही प्रगतिशील विचारक थे, इन्होंने भी बहुत सारा काम किया था। ठीक है, इनके कामों को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप जो है देखेंगे कि केशव चंद्र सेन के बारे में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि जब ये 1866 में पहला टूट हुआ था ब्रह्म समाज में, तो भारतीय ब्रह्म समाज को प्रमोट किए, लेकिन क्या हुआ कि ये जो है क्या बोल सकते हो आपकी चाइल्ड मैरिज के बहुत ही अगेंस्ट थे केशव चंद्र सेन, और इन्हीं के प्रयासों से जो है 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम आया था। ठीक है, 1872 में इन्हीं के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम आया था। इसमें बोला गया था कि गर्ल्स का एज जो है 14 ईयर रहेगा और बॉय 18 ईयर। सभी ने इनको बहुत शाबाशी दिया कि वाह क्या आपने किया, कितना अच्छा कर दिया कि गर्ल्स कम से कम 14 साल करेगा तभी विवाह होगा और लड़का 18 साल। लेकिन क्या हुआ, 1878 में इन्होंने क्या कर दिया, खुद इनकी बेटी का विवाह जो है कम उम्र में कर दिया, तो इनका जो भी कथनी करने में फ़र्क हो गया और फिर टूट गया था भारतीय ब्रह्म समाज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे फिर बताता हूँ। आप लोगों ने ये कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं केशव चंद्र सेन वाला तो हम लोग देख लिए। इन्होंने क्या किया था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी लाया था। ये कब लाया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 1870 के बाद। 1870 के बाद जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन लाया था। साथ में क्या हुआ था, ये तो ले आया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसके बाद भी तो टूटा था। 1878 में बोला था केशव चंद्र सेन जो है अपनी नाबालिग बच्चे का विवाह कर दिया था, तो 1878 में जो है फिर टूट गया। इससे भारतीय ब्रह्म समाज से जो है भारतीय ब्रह्म समाज और एक बन गया। एक मिनट में देख लेता हूँ फैक्ट क्या है, मैं भूल रहा हूँ एक बार, तक गलत ना बता दूं मैं। साधारण ब्रह्म समाज बन गया। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज एक बन गया साधारण ब्रह्म समाज। ये जो है आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बना था। ठीक है, ये टूट हो गया था। 1870 में उन्होंने क्या, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। ये हम लोगों ने देख लिया, मतलब हम लोगों ने अब तक क्या देख लिया, ब्रह्म समाज देखा, राजा राममोहन राय देखा, केशव चंद्र सेन का रोल देखा, द्वारकानाथ टैगोर का रोल देखा, तत्वबोधि सभा देखा, कैसे टूटा वो देखा, कब पारित हुआ वो देखा। अब देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। बहुत ही कम यंग बंगाल आंदोलन में, यंग बंगाल आंदोलन में क्या था, हेनरी डिरोजियो, हेनरी डिरोजियो, ये जो है
हेनरी वन डिरोजियो क्या थे कि इनको जो है 17 मतलब कम उम्र में ही जो है यह जो हिंदू कॉलेज था उसका ये टीचर बना, हिस्ट्री का और इंग्लिश लिटरेचर का सस्ते में टीचर बन गए। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो है ना बहुत ही क्या बोल सकते हो आपकी इंडिविजुअलिटी को प्रमोट कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि स्टूडेंट को कि तुम खुद सोचो, अपने विवेक को समझो, तुम डिस्कस करो, टॉपिक पे बात करो, कुछ भी बात करो, ओपन रहो, एक दूसरे के साथ सबका सम्मान करो। तो साथ में जो है धार्मिक रूढ़िवादिता को मत मानो। तो इसके कारण क्या हो गया, इसके स्टूडेंट में शराब वगैरह शुरू हो गया, शराब वगैरह पीना। तो साथ में जो है वो हिंदू मुस्लिम ईसाई वगैरह सब साथ बैठ के खाना पीना खाते थे। तो जो भी कट्टर हिंदू थे पर फैमिली, उनको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, हमारा बच्चा का धर्म भ्रष्ट हो रहा है कि ये मुस्लिम और ईसाई के साथ कैसे बैठ के खा सकता है। तो इनको जो है फिर जैसे जैसे करके इनको जो है क्या बोल सकते हैं कि जो सस्पेंड कर दिया गया, ठीक, और बच्चे पर भी कार्रवाई किया गया। यही यंग बंगाल आंदोलन था। लगभग 1830-31 का बात है ये सब चीज़ें। इस समय ये घटना हो रहा था। तो इनका रोल है कि इन्होंने जो है जो भी अपने ये थे राजा राममोहन राय, इनके विचारों को आगे ले गए, ठीक, लीगेसी को संभाला। यंग बंगाल आंदोलन में इनका यही रोल था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी वन डिरोजियो के बारे में बोला था कि ये जो है ना बंगाल के आधुनिक आंदोलन के पिता है, बंगाल के आधुनिकता के जनक कह सकते हैं, बंगाल के आधुनिक आंदोलन के पिता इनको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। आज का चलिए समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग जाएंगे। शायद 40 मिनट का हो ही गया लेक्चर, सॉरी इसके लिए। देखते हैं अगले लेक्चर में, कोशिश करेंगे कम करें। थैंक यू।